हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2018 का कल हम लोगों ने पेपर फर्स्ट किया था। आज हम लोग पेपर नंबर 2 करने वाले हैं और आज का जो सेशन है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज का जो पेपर है चैलेंजिंग है थोड़ा सा, ठीक है। तो बहुत सोच समझ कर सभी लोग आंसर करें। आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। बहुत से लोग अपने नंबर कमेंट बॉक्स में बताते हैं, ठीक है। तो आज के भी नंबर आपको बताने हैं। तो चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, शरीर के केंद्रीय भाग से पर्दियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है, क्या दिखाता है। विकरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्य बाह्य विकास के सिद्धांतों को, सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। मतलब एक विकास का सिद्धांत होता है जिसके अनुसार विकास जो है हमारा केंद्रीय भाग से और बाहर की ओर होता है। तो वो विकास का कौन सा सिद्धांत है, इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिए। द डेवलपमेंट फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टूवर्ड्स द पेरीफेरीज एक्सट्रीमिटीज डिनोट द प्रिंसिपल ऑफ रेडिएटेड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ कैस्केड डेवलपमेंट। तो देखिए जो इसका आंसर होने वाला है, ये चैप्टर नंबर 2 है सीडीपी का, ठीक है। विकास के सिद्धांत उसमें है, जब विकास केंद्रीय भाग से बाहर की ओर होता है तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिजिटल, ठीक है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत। तो पहले का तीसरा चैलेंजिंग क्वेश्चन है, मज़ा लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत कुछ सीखेंगे, नई नई चीज़ें। देखिए, स्कूल बच्चों के सामाजिकरण की एक ऐसी संस्था है जहाँ, स्कूल एक सामाजिकरण के बच्चों की संस्था है। स्कूल में क्या होता है, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तब देखिए वो स्कूल स्कूल ही नहीं होगा जिसमें बच्चे ना हो। तब स्कूल में प्रमुख स्थान किसका होता है, बच्चों का होता है। इसलिए दूसरे का पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह पोशाक मतलब ड्रेस धारण करने लगते तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। मतलब आप एक टीचर बन गए, ठीक है, और आप भी अन्य लोगों की तरह ही ड्रेस को पहनने लगे, तब आप क्या कर रहे हैं बताइए। तो देखिए इसमें जो होगा समूह की अनुरूपता। भाई जैसे सभी लोग हैं समूह में, जैसे टीचरों का समूह है, सभी लोग मान लीजिए वाइट शर्ट और ग्रे पैंट पहन कर आते हैं, तब आप भी वही ड्रेस पहनने लगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप समूह के अनुरूप बन गए जैसा आपका समूह है। तो तीसरा का चौथा होगा, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के चरण में होती है। वस्तु स्थायित्व क्वेश्चन ये है बच्चों में, वस्तु स्थायित्व जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं दी हैं, यस पी सी एफ, इसमें किस अवस्था में आ जाता है बच्चों में वस्तु स्थायित्व। संवेदीगामक, पूर्व परिचालन, मूर्त परिचालन, औपचारिक परिचालन, इसको कहते हैं सेंसरी मोटर, इसको कहते हैं प्रियो कन्वेंशनल, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल, सॉरी कंक्रीट ऑपरेशनल, इसको कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो पहले की एज कितनी है, जन्म से 2 वर्ष, दूसरी की है 2 से 7 वर्ष, तीसरी की है 7 से 11 वर्ष, और चौथी की जो एज बताई है जीन पियाजे जी ने, वो होता है 11 से 18 या किशोरावस्था तक। तब बच्चों में जो वस्तु स्थायित्व का गुण है वो पहली अवस्था के अंत तक, लास्ट तक आ जाता है, अर्थात संवेदीगामक अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संदर्भ में बनाई जाती है। व्यक्तिगत शिक्षा, विषय शिक्षा कार्यक्रम, बाल केंद्रीय शिक्षा कार्यक्रम, मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो जो व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम है, मतलब एक व्यक्ति को मेन माना गया है, एक बालक को मुख्य माना गया है, तो उसको क्या कहते हैं,
इसको कहते हैं बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 6, महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब कितने माह के जो बच्चे होते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे छोटा बच्चा वो कहता है मुझे पानी दे दो, ठीक है, मम पिएंगे, ऐसे बोलते हैं। तो कितने माह का बच्चा ऐसे बोलने लगता है? 12 से 18 माह, 18 से 24 माह, 24 से 30 माह, 30 से 36 माह। तो देखिए जो बच्चा होता है वो 18 से 24 माह, मतलब 1.5 वर्ष से और 2 वर्ष का जो बच्चा है वो ऐसे बोलना शुरू कर देता है, सेंटेंसों को, वाक्यों को बोलना शुरू कर देता है। क्वेश्चन नंबर 7, आज फैक्चुअल पेपर है, कोई बात नहीं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई। जो IQ होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, इसका फार्मूला अर्थात इसकी कॉन्सेप्ट किसने दी थी? गैल्टन के द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा, टर्मन के द्वारा। तो किसने दिया था IQ का जो फार्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है? तो विलियम स्टर्न ने, ठीक है, विलियम स्टर्न ने। विलियम स्टर्न होगा कि बिने होगा, जस्ट 1 मिनट। सही है, विलियम स्टर्न ही है इसका आंसर, ठीक है, विलियम स्टर्न ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को ... की अवधारणा से संबंधित माना जाता है, ठीक है। सृजनात्मकता मतलब किससे संबंधित होती है? द्रव बौद्धिकता, रवादार बौद्धिकता, अविश्रुत सोच, विविध सोच। तो इसको इंग्लिश में देख लीजिए, इसकी हिंदी थोड़ी मुश्किल लग रही है, इंग्लिश में कर लीजिए इसको। इंग्लिश में क्या है? क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। क्रिएटिविटी किससे रिलेटेड है? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, कन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग। तब जो क्रिएटिविटी है वो किससे होते? डाइवर्जेंट थिंकिंग से, बहुत बार बता चुके हैं। तो विविध सोच। तो 8 का चौथा। क्वेश्चन नंबर 9, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों संयोजनों को इसके नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। मतलब उसको क्या कहते हैं जिसमें भाषा की ध्वनि का अध्ययन करते हैं। इसको इंग्लिश में देखिए, ये क्वेश्चन इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। बताइए, द एक्सेप्टेंस साउंड कम्बिनेशंस ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट रूल्स, फोनोलॉजिकल, ग्रामेटिकल, सिंटैक्टिक, इन्फ्लेक्शन। देखिए अगर कहीं कभी भी साउंड की बात की जा रही है, ठीक है, आवाज़ की बात की जा रही, तो फ़ोन जो होता है हमारा, जो मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन से हम बात करते हैं तो फ़ोन से क्या निकलती है? आवाज़ निकलती है। तो फ़ोन जो वर्ड है वो आवाज़ के लिए यूज किया जाता है, फोनोलॉजिकल, ठीक है, फोनोलॉजी, फोनोलॉजिस्ट। तो साउंड से रिलेटेड क्या होता है? फ़ोन। तो किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों के संयोजनों को इसके ध्वनि संबंधी। हमेशा याद रखना, फ़ोन जो वर्ड है वो साउंड के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ये एक नई कॉन्सेप्ट है। देखिए जो 2 लोग थे, एडवर्ड सेपियर एंड बेंजामिन ली, उनका बॉर्फ, इसको शॉर्ट में कहते हैं सेपियर। कॉन्सेप्ट है, सुन लीजिए, सेपियर बॉर्फ हाइपोथेसिस। बॉर्फ, सेपियर बॉर्फ हाइपोथेसिस है। जो सेपियर थे गुरु थे और बॉर्फ थे इनके चेला। इन लोगों ने कहा था कि जो किसी भी व्यक्ति के अगर सोचना है, जो भाषा है वो उसके सोचने को प्रभावित करती है। मतलब भाषा व्यक्ति के सोचने को प्रभावित करती है। इनका सिद्धांत है लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म, या इसको कहते हैं लैंग्वेज रिलेटिविटी। अभी फिलहाल इसको हम पढ़ाएंगे क्लास में। इसका हो जाएगा भाषा निर्धारित, तो 10वें का हो जाएगा दूसरा, सेपियर बॉर्फ हाइपोथेसिस इसको कहते हैं। सेपियर गुरु थे और बॉर्फ इनके चेला थे।
गुरु चेला जो सिद्धांत दिया, ये दोनों लोग अमेरिका के रहने वाले थे, यूएसए के रहने वाले थे। तो 10वें का दूसरा हो जाएगा। देखिए इसकी इंग्लिश पता क्या है, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन या डिटर्मिनिज्म। क्वेश्चन नंबर 11, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, रिपेयर करता है, वह उपयोग करता है। मतलब रवि नाम का लड़का, उसे पता है कि वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ख़राब हो गए, तो वो इनको ठीक करने लगता है। वो क्यों करने लगता है, उसके पीछे क्या कारण है? अंतर्दृष्टि का, कलन विधि का, मानसिक दृढ़ता का, अनुमानी विधि का। तो इसमें क्या हो जाएगा, अनुमानी विधि, ह्यूरिस्टिक मेथड, इसको हम कहते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। देखिए आप लोगों की बहुत अच्छी बात है कि जितने भी नंबर आए ईमानदारी से उतने नंबर को बताइए, कोई बात नहीं, ऐसे धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे लास्ट तक। तो 11वें का चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है कम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि का। मतलब एक लड़की है जिसका नाम है दिव्या, वो अगर कोई काम होता है, जैसे होमवर्क है 4 पेज का, तब वो 4 पेज के होमवर्क को एक बार में नहीं करती है, एक पेज करके करती है। मतलब किसी भी काम को वो छोटे छोटे टुकड़ों में करती है। तो वो क्या करती है, उपलक्ष्य मतलब सब गोल विश्लेषण विधि का प्रयोग करती है, काम को पार्ट्स में डिवाइड कर लेती है। इसलिए 12वें का हो जाएगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13 है, पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। कि मतलब पुरुष क्या उनसे काम करेंगे, घर के बाहर के, महिलाएं घर के अंदर के काम करेंगी, ये धारणा है। समाज निर्धारण समाज करता है, ये कथन बताता है। ये हमें कथन क्या बताता है, लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखिए जो जेंडर वाला चैप्टर है उसमें पढ़ाया जाता है, उसमें बताया जाता है, इसको क्या कहते हैं, जेंडर इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। ये भूमिकाएं हैं पुरुष और महिलाओं के लिए, जो किसने बनाई हैं, समाज ने बनाई है, हमने आपने बनाई हैं। इसलिए चौथा सही है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन, क्रेडिट संचय प्रणालियाँ के कुछ उदाहरण हैं। परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, कक्षा में बच्चों की स्थिति की निरूपण विधि, आलेख पत्र, रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। तो क्या है ये, किसी बच्चे को आप ग्रेड दे रहे हैं, ठीक है, पास फेल है, अंक दे रहे हैं, ये सब काम करना है, ये किसी के अंतर्गत आ जाएगा। आराम से क्वेश्चन करें इसका 14वें का, तो यह जाएगा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि। इसका 14वें का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 15, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। मतलब आपने बच्चे हैं उनका आकलन किया, इससे आपको फ़ायदा क्या मिलेगा, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, अर्थात पोर्टफोलियो, शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के दक्षता समूह बनाने में, ठीक है, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो किस चीज़ में से आपको फ़ायदा होगा, तो देखिए शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर, आप जो पढ़ा रहे हैं क्या वो सही पढ़ा रहे हैं, क्या आप सही मेथड से पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा जब आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, उपलब्धि का आकलन करेंगे। तो 15वें का दूसरा सही हो जाएगा। 16, समावेशी शिक्षा से हर बार क्वेश्चन आता है। समावेशी शिक्षा डॉट के सिद्धांत पर आधारित है। किस सिद्धांत पर आधारित है, सामाजिक संतुलन, समता व समान अवसर,
सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्व बंधुत्व। तो समावेशी शिक्षा किस पर आधारित है? समावेशी शिक्षा है सबका साथ, सबका विकास, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता और समान अवसर, इन सभी पर आधारित है। तो 16 का दूसरा सही हो जाएगा। समावेशी शिक्षा से हर बार एक क्वेश्चन आता है। देखिए ये क्वेश्चन है, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया, जिसको हम 60 में कहते RPWD एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। मतलब जो दिव्यांग जो लोग होते हैं इनके लिए अधिकार के लिए जो कानून है वो कब बना? देखिए जी बना था 1995 में, लेकिन इसको अमेंडमेंट इसको चेंज कर दिया गया, दोबारा नया 2016 से लागू किया गया। इसके अनुसार ही जो विकलांग वर्ड होता था पहले विकलांग, अब विकलांग को बदल दिया है। अब विकलांग के लिए क्या कहते हैं? विकलांग के लिए दिव्यांग कहते हैं। विकलांग को दिव्यांग कहते हैं। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2021 जनवरी के पेपर नंबर 2 में पूछा गया था। तो 17 का 4। अब विकलांग वर्ड नहीं यूज करना है, अब क्या करना? दिव्यांगजन। क्वेश्चन नंबर 18, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसे होने चाहिए? व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की कक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सकें, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों, विशिष्ट व्यक्तिगत विविधताओं के वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों, बच्चों को समरूप अधिगमकर्ताओं बनाने में प्रशिक्षित हों। तो कैसे होने चाहिए बताइए, क्या होगा 18वें का आंसर? तो देखिए व्यक्तिगत विविधता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है, इसीलिए विविध माने विभिन्न प्रकार की अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार से बच्चा सीखे उस प्रकार से उसको सिखाइए। तब अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इसका आंसर अगर जल्दी पढ़ लिया तब गलत कर देंगे आप, आराम से पढ़ना। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 6 से 18 वर्ष के लिए, 3 से 18 वर्ष के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 से 22 वर्ष के लिए। देखिए जितने जल्दी में पढ़ा होगा वो इसका आंसर तीसरा बता रहा हो, 6 से 14 नहीं, दिव्यांग बच्चों के लिए। 6 से 14 है साधारण बच्चों के लिए, और दिव्यांग बच्चों के लिए है जे 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो 19 का पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिकता संहिता, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। विविध अधिगमकर्ता मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, अलग अलग प्रकार से सभी बच्चे सीखते हैं। तो सभी को सिखाने के लिए, ठीक है, जो टीचिंग लर्निंग जो हमारी सामग्री है, मटेरियल है, बनाया गया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अधिगम की सार्वभौमिक संरचना की, सब पढ़ें सब बढ़ें, ठीक है, सभी की समझ में आए। तो 20 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि के में अंतर्निहित है। केंद्रीकरण, संज्ञान बोध, संज्ञान समायोजन। इस क्वेश्चन का मतलब है कि आप अपना मूल्यांकन कीजिए। आज आपने कितनी पढ़ाई की, कितने समय तक बात की, ठीक है, आपने क्या क्या अपना किया अपने बारे में, थिंकिंग अबाउट योर, स्वयं से अपना मूल्यांकन कीजिए। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? केंद्रीकरण,
संज्ञानबोध, संज्ञान समायोजन। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटाकोग्निशन। हिंदी में देख लेते हैं क्या, हाँ दूसरा वाला होगा 21 का दूसरा मेटाकोग्निशन, 21 का दूसरा संज्ञान बोध। इसको इंग्लिश में याद रखना मेटाकोग्निशन, मेटाकोग्निशन संज्ञान बोध। 22 जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, मतलब बच्चों को कोई चीज़ पहले से पता है, उसके आधार पर वो सोच विचार रहे हैं, तो इस चीज़ को आप क्या कहेंगे? प्रतिक्रियावादी सोच, सृजनात्मक सोच, अमूर्त सोच, मूर्त सोच। तो इसको क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं मूर्त सोच, मतलब जिसको हम चीज़ को छू सकें, देख सकें, टच फील कर सकें, वो होती है मूर्त सोच के आधार पर। भाई जो चीज़ देखी होगी, समझी होगी, छुई होगी, उसी का तो अनुभव है बच्चे को, तो उसके आधार पर वो कहता है व्याख्या, तो इसका हो जाएगा मूर्त सोच। क्वेश्चन नंबर 23। कोई अगर डाउट हुआ करे किसी भी क्वेश्चन में तो आप प्लीज़ विदाउट एनी हेजिटेशन आप क्वेश्चन नंबर लिख दिया करें, ठीक है, कि सर ये मुझे क्लास में समझ में नहीं आएगा, तो तब हम वो आपको दोबारा बता देंगे। अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहते हैं व्यक्तिगत क्षमता। वही बात है इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर जैसा बच्चे की प्रॉब्लम हो उसी प्रकार से इसको पढ़ाइए, अलग अलग बच्चों को अलग अलग प्रकार से पढ़ाइए। इसको क्या कहते हैं? विभेदी अनुदेशन, चयनित अनुदेशन, सटीक शिक्षण, त्रुटिहीन अनुदेशन। तो इसको हम कहते हैं विभेदी अनुदेशन, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस। जिस प्रकार के बच्चा है उसी प्रकार से उसको हमको इंस्ट्रक्शन को देकर बच्चे को सिखाना है। तब 23 का पहला हो जाएगा। 24 है हमारा प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती प्रतिपालन, अधिग्रहण, अभिप्रेरण, आत्मनिर्भरता, सामान्यीकरण। अभी प्रतिपालन क्या होता है देख लेते हैं इंग्लिश में, मेंटेनेंस। अच्छा ठीक है, मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट, मतलब पहले होती है, टू स्टेज ऑफ लर्निंग, एक्विजिशन, मोटिवेशन, इंडिपेंडेंट जनरलाइजेशन। तो ये क्या होता है? तो इसको कहते हैं मेंटेनेंस को हम कहते हैं जो अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, जो अधिगम के चरण का, तो ये सामान्यीकरण जनरलाइजेशन के पहले का चरण है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन है जिनका आंसर बिल्कुल समझ में नहीं आया, ना हो पता कोई बात नहीं, ठीक है, घबराना मत, एक दो आंसर से कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन समझने पर ध्यान दीजिए, कोई बात नहीं, सीखना है हमको। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए अपनी कॉपी में। एक क्वेश्चन है दो प्रकार से पूछा जाता है। जजोक का मानना यह है कि संज्ञान और भाव होते हैं अन्योन्याश्रित, मतलब एक दूसरे पर आश्रित, स्वतंत्र, अंतर संबंधित, एकीकृत। जजोक कहते हैं, वैसे तो देखिए संज्ञान और भाव मतलब कोग्निशन एंड इमोशंस हैं, वो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, अंतर संबंधित होती है, इंटर रिलेटेड होती हैं। लेकिन जजोक का मानना था कि ये दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अगर नाम लेके आ जाए जजोक के अनुसार, तब आपको इसका स्वतंत्र लगाना है कि संज्ञान और संवेग स्वतंत्र होते हैं। अगर केवल आए संज्ञान और संवेग होते हैं तो वो होते अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो 25 का कौन सा आंसर होगा? 25 का दूसरा हो जाएगा, नोट कर लेना, जजोक के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 26, पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, मतलब दिखाकर सिखा रहा है। पहले से सीखे हुए बच्चों को ठीक कर रहा है, जो उन्होंने पहले सीख रखा था उसमें कमी बड़ी है तो उसको ठीक कर रहा है। शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है। वह शिक्षण की विधि का प्रयोग कर रहा है। किस विधि का प्रयोग कर रहा है? अनुकरण, अवलोकन, संशोधन, प्रतिरूपण।
तो किस चीज़ का प्रयोग कर रहा है, तो जो वो है टीचर है वो कर रहा है हमारा प्रतिरूपण का, मॉडलिंग का। इसको प्रतिरूपण को मॉडलिंग कहते हैं। भाई मॉडलिंग होती है कि बिल्कुल इसका करेक्ट क्या होगा, सही क्या होगा, और जो बच्चों ने सीखा है उसमें वो संशोधन कर रहा है, तो वो मॉडल बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फिर, मैन और जेनिस ये दो मनोवैज्ञानिक हैं के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और उसके फायदे नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। चौका, सतर्क, निर्वर्तमान, निरंकुश। जैसे आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए आपका नाम कोई भी है, आपने कोई प्लान बनाया कि मुझे कल ये काम करना है, लेकिन आपने सोचा अच्छा ठीक है मुझे ये काम तो करना है, लेकिन इसके फ़ायदा क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या हैं, इसके निगेटिव पॉइंट क्या हैं। आपने इसके सही चीज़ें भी देखी और निगेटिव चीज़ें भी देख ली। अभी हम विचार कर रहे हैं, फैसला ले रहे हैं, ठीक है, समस्या का समाधान कर रहे हैं। तब आप कैसे स्टूडेंट हैं। मैन और जेनिस के अनुसार ये दोनों लोग अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। इसके अनुसार आप विजिलेंट हैं, आप सतर्क हैं, आप चालू हैं, आप होशियार हैं, पहले से ही जानते हैं अच्छा इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होगा, निगेटिव ये होगा। अगर आप बेवकूफ़ हैं मान लीजिए, तब आपको अच्छी अच्छी चीज़ें तो दिखाई देती हैं, निगेटिव चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं कि भाई ये काम करेंगे अगर तो इससे का निगेटिव असर भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो कैसा हैं आप, सतर्क हैं, विजिलेंट हैं। 28 एक समस्या सुधारक बच्चा मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। मतलब एक बालक है, आपने कह दिया, कुछ भी कह दिया, लेकिन वो ऐसे आपकी बात नहीं मानता है। वो कहता है इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, रीजनिंग क्या है, सही है तो कैसे सही है। वो ऐसे कही सुनी बातें नहीं मानता है, हाँ में हाँ नहीं मिलाता है। तो सृजनात्मक, सौंदर्यबोध, अमूर्त, तार्किक। तो वो बच्चा कैसा है, वो तार्किक है, वो लॉजिकल है, वो लॉजिक पे बात करता है कि हाँ सही है कि ये चीज़ गलत है। तो 28 का चौथा। 29 जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। मतलब बच्चे अपने स्वयं से किसी काम को कर रहे हैं, उसको मज़ा आ रहा है उन चीज़ों को करने में, कोई इनके ऊपर प्रेशर नहीं, कुछ भी नहीं। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तब इसको हम कहते हैं निर्माणात्मक प्रकार का कार्य। 29 का 3। 30 बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। गतिबोधक, कर्णकोटर, प्रत्यक्षीकरण, अवलोकन। इसका मतलब यह है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। मल्टी सेंसरी मतलब एक से अधिक सेंसेस का प्रयोग करना। अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस यूज ऑफ विजुअल देखना, ऑडिटरी सुनना, टेक्टाइल छूना एंड सेंसेस टू इनहेंस लर्निंग, काइनेस्टिक, वेस्टिबुलर, परसेप्चुअल और ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार के लर्निंग को हम क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं गतिबोधक। अरे अगर हम किसी चीज़ को छू भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है, और उसको स्पर्श भी कर रहे हैं, तो वो कैसा है, गतिबोधक है, वो है काइनेस्टिक। तो 30 का पहला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ जो भी लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को प्लीज़ शेयर कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ, ठीक, ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें और क्लास को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। और सभी लोग अपना अपना स्कोर बता दें। आज का पेपर बहुत चैलेंजिंग था, बहुत मस्त था। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। चैप्टर फर्स्ट, ठीक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ा दिया गया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।